नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं हमारे एक विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात। हमारे साथ भारत सरकार के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी हैं। आपका स्वागत है। राधा मोहन जी 5 बार सांसद रह चुके हैं, विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए जरा इनके प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। मैं राधा मोहन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। राधा मोहन सिंह देश के कृषि मंत्री। स्वाभाविक है, हम कृषि मंत्री हैं। आजादी के 67 सालों बाद भी देश के उपजाऊ खलिहानों में अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया है। ऐसे हालात हैं इस समय कृषि प्रधान देश भारत के। ऐसे में मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का जिम्मा राधा मोहन सिंह को सौंपा है। हालांकि बिहार के मोतिहारी में साल 1967 से 68 के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले 64 वर्षीय राधा मोहन सिंह की किसी भी सरकार में ये पहली ताजपोशी है। 1 सितंबर 1949 में बिहार में जन्मे राधा मोहन सिंह 9वीं, 11वीं, 13वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा में मोतिहारी से सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे। राधा मोहन सिंह अपने पूरे राजनीतिक जीवन में संगठनात्मक व्यक्ति के रूप में जाने जाते रहे। राधा मोहन सिंह 2006 से 2009 के बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। राधा मोहन सिंह की कोशिशों को महत्व देते हुए पार्टी ने उनके कंधे पर अधिक भार डालते हुए पार्टी के किसान मोर्चा का अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का प्रभारी भी बनाया। हालांकि पार्टी ने राधा मोहन सिंह के लिए कुछ बड़ा सोचकर रखा था, जिसकी शुरुआत 2 साल पहले पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उन्हें बीजेपी के अनुशासन समिति का अध्यक्ष बनाकर की। इसके अलावा राधा मोहन सिंह संचार मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य और उद्योग और उत्खनन की स्थायी समिति के सदस्य रहे। उसके बाद राधा मोहन सिंह संसदीय कैरियर के दौरान वो रेल संचार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, भूतल परिवहन और विदेश मामलों के मंत्रालयों की समिति में सदस्य भी रहे। बचपन से ही आरएसएस के स्वयंसेवक रहे राधा मोहन सिंह दबे कुचले और अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए एक अहम भूमिका भी निभाते रहे। ऐसा नहीं है कि राधा मोहन सिंह सिर्फ राजनीति से ही ताल्लुक रखते हैं। क्रिकेट के चहेते राधा मोहन सिंह एसोसिएशन ऑफ बिहार क्रिकेट के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे। साथ ही वो सांसद और पार्टी शिष्टमंडल सदस्य के रूप में इंग्लैंड, फ्रांस, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, सिंगापुर और थाईलैंड का दौरा भी कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोतिहारी में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने पहली बार राधा मोहन सिंह को एनडीए सरकार में अहम पद देने के संकेत दिए थे। और जब सरकार बनी तो मोतिहारी में संकेत के वो मोती हकीकत की माला बन गए। तो आपने देखा कि भाजपा के कद्दावर नेता रहे। इस बार लोकसभा में चुनकर आने के बाद मोदी जी के सहयोगी भी थे और पहली बार मंत्री बने हैं। भारत में कृषि जो सबसे ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ व्यवसाय, देश के आजादी के साथ ही पहले सरकार के गलत नीतियों के कारण बदहाली के भेंट चढ़ा, लेकिन उसके बाद शायद पहली आजाद सरकार आई है और लोग अपेक्षा करते हैं कि पहली सरकार से हुई गलतियां इस सरकार के द्वारा नहीं दोहराई जाएगी। क्या कहेंगे आप? स्वाभाविक है, हम कृषि मंत्री हैं और मंत्री बनने के बाद जो आत्महत्याओं का जो पिछला रिकॉर्ड था उसको हमने देखा और हमारे मंत्री बनने के बाद भी ये जारी रहा। तो महाराष्ट्र जाने का अवसर मिला। कई लोगों ने कर्जा माफ़ी की बात की या सब्सिडी की बात की, लेकिन हमने देखा कि 13 में पूरे देश में कृषि कारणों से जितनी हत्या हुई उसमें 80% महाराष्ट्र में, फिर 14-15 भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम।
तो मेरे दिमाग में बात आई कि एक बार महाराष्ट्र के अंदर जाकर देखना चाहिए। तो बारामती जिला में मैं बाई रोड घूमा और कई जिलों में, और मैंने देखा कि आज भी महाराष्ट्र के अंदर या पूरे देश के अंदर जो कृषि योग्य सिंचित भूमि है वो 40-45% है, और महाराष्ट्र में तो सिर्फ 16%। तो आज़ादी के 67-68 वर्ष बाद भी यदि हम खेत को पानी नहीं पहुंचा सके, हम लोग का जो अपना इलाका है, बड़े बड़े संपन्न किसान के पास ट्यूबवेल है, और हम लोग जैसे लोग 250-200 रुपये घंटा अपने खेत में पानी पटवाते हैं, मतलब हर खेत को पानी नहीं मिल सकता। और हिंदुस्तान गांव का देश है। औद्योगिक विकास के बावजूद, औद्योगिक क्रांति के बावजूद आज भी 2/3 लोग कृषि पर निर्भर हैं, और कृषि का मुख्य आधार है खेत को पानी। और हिंदुस्तान इटली नहीं है जहाँ की आबादी बहुत छोटी है, सबको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 125 करोड़ की आबादी, तो हर हाथ को यदि काम देना है तो हर खेत को पानी पहुंचाना होगा। और तब प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, और मैं समझता हूँ कि आने वाले वर्षों में हमारी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान के हर खेत पर पानी पहुँचे। यह हमारी पहली प्राथमिकता। 2 सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। मैं महाराष्ट्र बैकग्राउंड से हूँ। वहाँ पर जो खेती की जाती है वो एक तो महंगी होती है, क्योंकि वहाँ पर प्रयोग भी काफ़ी किए जाते हैं, निर्भरता भी काफ़ी है। दूसरा, वहाँ बिजली की समस्या है। वैसे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बिजली की समस्या तो सब जगह है, लेकिन पानी ज़मीन के ऊपर लाने में ऑप्शन 2 ही है, या तो बिजली है या डीजल है। डीजल उतना एक्सपेंसिव है, और बिजली का कोई ऑप्शन जैसे सोलर पंप वगैरह, इस विषय पर कोई बड़ा क्रांतिकारी निर्णय नहीं हुआ है। नहीं, अभी तो इस सरकार ने निर्णय लिया है, हम आपको बताएंगे, लेकिन आखिर 10 वर्षों तक 50,000 से 70,000 करोड़ रुपये जो गए सिंचाई की योजना में, तो क्या बारामती जिले के 1,000 एकड़ में तो पूरा पानी मिल रहा है? और शेष क्या नहीं, मेरा कृषि मंत्री से मतलब नहीं है। देश में भी 40% को जो पानी है, बड़े बड़े जो जोत हैं, या गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां हर खेत तक पानी पहुंचाने की स्थिति बन गई है। पैसा उतना ही, योजना वही, लेकिन आखिर क्या कारण है कि मध्य प्रदेश और गुजरात के हर खेत पर पानी पहुंचने की स्थिति में है और बाकी महाराष्ट्र में आपके 16%? इसके दूसरे कारण है, जो सरकार होती है, कृषि राज्य का विषय है, तो राज्य सरकार की कितनी प्रतिबद्धता है, घोटालेबाजी करता है या प्रतिबद्धता के साथ जमीन पर काम करता है, इस पर भी उसके परिणाम निर्भर होते हैं। बिल्कुल नहीं, हम सोलर पंप पर आए थे क्योंकि हम इस इंटरव्यू में आपको पॉलिटिकल सवाल कम पूछना चाहते हैं, क्योंकि देश बदल रहा है, मोदी जी के व्यवहार के कारण भी लोगों की आशाएं बदली हैं, इसीलिए तो हम टेक्निकली भी जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस दृष्टि से पूरे देश में सरकार बनते माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के तर्ज पर जो ग्रामीण फीडर है, अलग फीडर, अलग करंट दौड़े खेती के लिए, इसके लिए राज्यों को पैसा दिया है, और कई राज्यों ने इस पर तेजी से काम किया है। इसी प्रकार बिजली मंत्रालय के द्वारा, इसी प्रकार से ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा एक लक्ष्य रखा गया है कि इतना सोलर पंप हम 1 साल के अंदर करेंगे, और इसके लिए राज्यों को पैसे आवंटित किए गए। हाँ, लेकिन ये योजना उतनी पहुंची नहीं लोगों तक। अभी तो देखिए ना, ये सरकार को 12 महीने हुए हैं और ये पैसा हमने राज्यों को दिया है। अब हर राज्य, आपके 4-5 लड़के हैं, ये तो केवल महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। नहीं, ये पूरे देश में अभी योजना शुरू हो गई। पूरे देश में हर राज्यों को इसका एलोकेशन गया है। अब कौन राज्य किस तेजी से करता है। वैसे आपका कितना पंप का लक्ष्य है? क्या ये ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारा इस काम को करता है, और वहाँ हर राज्यों को इस साल इस काम के लिए आवंटन दिया। अच्छा, सोलर पंप के लिए। और जो बिजली मंत्रालय है उसने सभी राज्यों को, सरकार बनते आपको आश्चर्य होगा कि उत्पादन में भारी परिवर्तन हुआ है देश में बिजली के क्षेत्र में। तो हर राज्यों को जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग फीडर, कृषि के लिए अलग फीडर, इसके लिए राशि दी है, और कई राज्यों में काम तेजी से चल रहा है। तो अब ये आत्महत्या रुकेगी, इस दिशा में क्या ठोस कदम अगर देखो, जैसे पहला तो है कि किसान का जो उत्पादन लागत है वो कम हो, और उत्पादन लागत तब कम होगा जब हर खेत को पानी मिलेगा। और दूसरा, जो असंतुलित रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण जो मिट्टी मर रही है, उत्पादकता घट रही है। प्रथम हरित क्रांति में उत्पादन बढ़ा, लेकिन उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, वो गिरावट आ रही है।
कई राज्यों की जमीन तो मर गई, बिल्कुल पूरे देश की खेती मिट्टी उनके रही नहीं, मिट्टी उपवास के लिए। बीमार पड़ी। और 2007-8 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आह्वान किया था। हम मंत्री बनने के बाद देखे कि अपने यहाँ हमारे मंत्री बनने तक 70-72 करोड़ रुपये इस पर खर्चा देश में किया। ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर पहल कार्ड वाला की। नहीं, वो बाद में, पहले तो सब राज्यों को हमने एक वर्ष में 88 करोड़ रुपया दिया, 500 वर्षों में 70 करोड़ रुपया, और एक साल में 80-88 करोड़ रुपया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे इसका पैमाइश हो, एस्टीमेट बने जो कितना लगेगा, और 3 साल पर उनका रिन्यूअल हो। तो 568 करोड़ रुपया, 13.5 करोड़ किसान हैं, जोतदार हैं, 3 साल के अंदर सबको सॉइल हेल्थ कार्ड मिल जाए, इसके लिए 583 या 68 करोड़ रुपया आवंटित हुए हैं। आवंटित 10 साल में जितना दिया आपने 1 साल में दिया नहीं, उसके बाद तो हमने 3 साल के लिए भी प्रधानमंत्री ने 568 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है। अच्छा। इस वर्ष ये 15-16 में 200 करोड़ रुपया हमने उसमें राज्यों को दिया भी है। अब राज्य के माध्यम से इस काम को कराना है तो कई राज्यों ने तेजी से काम किया है और कई राज्य वो तो राज्यों का अपना अब बिहार और यूपी का थोड़ा मामला ही दूसरा है, तो इस काम में भी तेज हुआ है। तो हर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड, और तीसरा जो परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक खेती। देश में जैविक खेती के लिए मिशन मोड पर कोई योजना नहीं थी। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो पैसे जाते थे, या राज्य सरकार अपने बजट में से कुछ लगाकर जैविक खेती करता था। पहली बार प्रधानमंत्री जी के पहल पर परंपरागत कृषि योजना चलाई गई है और 300 करोड़ रुपया 1 साल के लिए जैविक खेती के लिए राज्यों को हमने आवंटित किया। अच्छा, तो इसका असर होगा। हालांकि अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में अगर जैविक उत्पाद बेचने जाते हैं तो बहुत अच्छा भाव मिलता है, लेकिन किसान इस दिशा में पहल नहीं करता है। इसीलिए हमने जो इस बार योजना बनाई है कि 50 किसानों का एक क्लस्टर होगा कम से कम, और कम से कम भूमि 50 एकड़ होगा, और प्रति एकड़ उनको हम 20,000 रुपया देंगे, और उसमें मार्केटिंग तक का, पैकेजिंग तक का पैकेज है उसमें। अच्छा, उसमें ये भी पैकेज है, उस पैसा में इसको भी, और प्रत्येक राज्य को हमने गाइडलाइन भेजा है, पैसा भी आवंटित किया है। इसका कई सक्सेस प्रयोग शुरू हुआ। ये तो राज्यों, मध्य प्रदेश में पहले सब राज्य पहले से करते थे, मिशन मोड में नहीं था, और भारत सरकार की ओर से भारत सरकार के लिए अलग से सिर्फ इसी काम के लिए पैसे नहीं जाते थे। अच्छा। जो इस बार शुरू हुआ। अच्छा, एक और सवाल, हमने जब सोशल मीडिया पे डाला कि हम आपकी इंटरव्यू करना चाहते, सवाल भेजे, तो हजारों सवाल आए। उनमें एक सवाल बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा, और जो मुझे भी लगता है, मैं भी विद्यार्थी परिषद का काम करता था, तब हम लोग ये कहते थे कि जो किसान के बेटे हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको खेती योग्य प्रशिक्षण देना चाहिए, शिक्षण देना चाहिए। क्योंकि आज की स्थिति क्या है कि खेती कौन करता है घर में? जो सबसे कम पढ़ा लिखा हो। वास्तव ये होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो अगर खेती करने लगेगा तो शायद ज़्यादा आउटपुट देगा। देखिए, इस देश का 2 बार सौभाग्य हुआ हमारी सरकार आने के पहले और आज़ादी के बाद। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जय किसान की बात की थी, उसके पहले ये बात नहीं होती थी। फिर अटल जी जब आए तो उसमें जय विज्ञान की बात उन्होंने की। हमारे क्षेत्र, देश में या दुनिया में जो कृषि योग्य भूमि है वो बढ़ने वाली नहीं, आबादी बढ़ने वाली है। तो उत्पादकता बढ़ाना है तो उसमें शिक्षा चाहिए और विज्ञान चाहिए। अब आप कल्पना करिए कि आज़ादी के बाद सिर्फ और सिर्फ एक संस्थान, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, इसकी चिंता नहीं की गई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला काम किया कि जो पूसा का जो संस्थान है उसी के बराबरी का संस्थान एक झारखंड में खोलेंगे और एक आसाम में खोलेंगे। या द्वितीय हरित क्रांति का जो मोर्चा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी भारत में, और हमने झारखंड के अंदर जमीन चिन्हित कर दिया है, शिलान्यास करेंगे 1-2 महीने के अंदर, और आसाम में भी हमारी टीम गई थी जमीन के लिए। तो ये क्रांतिकारी कदम है। ये तो ऊपर के स्तर पे हुआ। नहीं, ये जो संस्थान होंगे, ये जो संस्थान होंगे, यहाँ से रिसर्च होंगे, एजुकेशन होगा, बच्चों तक कैसे जाएगा? वहीं से नीचे जाएगा। दूसरा कि हमने जो पूर्वोत्तर राज्यों में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था, तो उसी के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में 7 नए कॉलेज खोलने का हमने तय किया। अब राज्य के अंदर वो कॉलेज गया। इसी प्रकार से झांसी केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हुई थी,
तो उसका हमने न सिर्फ सत्र शुरू किया बल्कि 2 और कॉलेज उसके अंदर आपको मध्य प्रदेश में और 2 उत्तर प्रदेश में, और हमने बिहार के अंदर जो पूसा है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए 4 बरस से सरकार, यूपीए की सरकार और बिहार की सरकार झगड़ा कर रही थी। हम सरकार बनते हमने इस काम को किया और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा की प्रक्रिया शुरू कराई है और उसके तहत भी 4 और कॉलेज खोलने के लिए हमने राज्य सरकार से ज़मीन मांगी है। हमने आंध्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर, हरियाणा के अंदर और राजस्थान के अंदर सरकार बनते 2 हॉर्टिकल्चर कॉलेज और 2 एग्रीकल्चर कॉलेज के पैसा दिया है। अभी अमृतसर पंजाब में पोस्ट ग्रेजुएट हॉर्टिकल्चर कॉलेज का, और इसके अलावा जो 70 यूनिवर्सिटी हैं देश के अंदर जो राज्यों के अधीन है, लेकिन उनको सहायता तेज किया है। और इसी प्रकार से जो 641 कृषि विज्ञान केंद्र है जो बहुत अव्यवस्थित था, उसको हमने व्यवस्थित किया है। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो फ्रंट लाइन एक्सटेंशन करता है। जो फील्ड एक्सटेंशन का जहाँ तक सवाल है, वो राज्यों के हर जिला में कर्मचारी होते हैं। उसमें आपका जो कृषि चैनल आया है, किसान चैनल, उसका भी काफी योगदान निश्चित रूप से कृषि विज्ञान चैनल, जो किसान चैनल है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, एक प्रकार से एग्रीकल्चर का वो ओपन यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री जी की सोच और कल्पना से बना है। इसके लिए पूरे देश का किसान कम से कम प्रधानमंत्री जी के प्रति ऋणी है। उसके बारे कि में इतना बड़ा काम उन्होंने किया। पीएम के बारे में कोई सवाल नहीं है, लेकिन और कई विषय सवाल हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे, कृषि मंत्री से बातचीत जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ भारत सरकार के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी हैं। हम बात कर रहे थे कृषि, उसकी समस्या और आप लोगों द्वारा भेजे गए सवालों के ऊपर। हम आगे बढ़ते हैं। अब जो मेजॉरिटी में सवाल बचे हैं, उनमें लोगों का कहना है कि जो मार्केटिंग है उत्पादकों की, वो कैसे होगी, क्योंकि मार्केटिंग जब तक नहीं होगी, उसका सही भाव नहीं मिलेगा, तब तक खेती पे होने वाली लागत का मुआवजा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। निश्चित रूप से ये जो है बहुत बड़ा सवाल है और ये मार्केटिंग राज्यों का विषय है। और मेरे मंत्री बनने के बाद देश भर के मार्केटिंग मिनिस्टरों की 3-4 साल पहले बैठक हुई थी, कुछ सुझाव दिए थे, सब उस प्रकार से पड़े हुए थे। तो हमने सभी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही एक फंड की व्यवस्था की, एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो हमने मार्केटिंग के सारे मंत्रियों को, अधिकारियों को बुलाया, 4 बैठकें की पिछले वर्ष, और राज्य के अंदर एक प्लेटफार्म, राज्यों के लिए भी अलग अलग मंडी है राज्यों के अंदर, और अलग अलग कानून है। तो हमने कोशिश की कि सभी राज्यों की 4 बैठकें की हैं और राज्यों के अंदर एक प्लेटफार्म बनाने की कोशिश की। और उसी एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री जी के पहल पर इस वर्ष हम एक नेशनल मार्केट कि देश के एक कोने से दूसरे कोने का सब बाजार में अब सब किसान को बहुत आसानी से अपना उत्पाद बेचने की सुविधा हो, मार्केटिंग को एक प्लेटफार्म मिले, राज्यों से बात करके निरंतर हम इस प्रयास में लगे हैं। और इस वर्ष हम एकीकृत मार्केट निश्चित रूप से देश के अंदर लागू करेंगे। अब भारतीय मार्केट को बाहर मार्केट खुला करने की बात है, विदेश में भारतीय सब्जियां जाए, भारत के किसानों के प्रोडक्ट जाए, तो वहाँ पर इसलिए नहीं जाते यार लोग, इसलिए नहीं लेते क्योंकि वहाँ ये माना जाता है कि केमिकल बहुत नहीं, हमारे यहाँ से फल और आम और सब्जियों का भी निर्यात होता रहा है। मैं बता रहा हूँ, बता रहे हैं। और जब मैं मंत्री बना तो मुझे यही पता चला कि यूरोपीय देश में प्रतिबंध लगा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने बातचीत की, हमने अपने लेबोरेटरी को ठीक किया और उनको बुलाया कि आप देखो जो मेरी स्थिति कैसी है, और जानकर खुशी होगी कि अब आम का निर्यात हमारा खुल गया और विदेश में जाना शुरू हो गया। यूरोप भारत बिल्कुल हाँ जाएगा नहीं, जा रहा है। ये हमने दूर किया है, सरकार बनने के बाद इसको दूर किया है, इस बाधा को अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन क्या ये दुनिया भर में हमारा मार्केटिंग इस कदर होगा कि भारत के कृषि उत्पादकों के प्रति लोगों के दिमाग में जो केमिकल भरा हुआ है, ये जो केमिकल है, इसीलिए हमने किया है सॉइल हेल्थ कार्ड की संतुलित उर्वरकों का प्रयोग हो, और इसके अलावा दूसरे मोर्चे पर कि जैविक खेती हो। इसके लिए हमने कृषि परंपरागत योजना लाई है। जैविक खेती से सतत उत्पादकता बरकरार रहती है
और असंतुलित रासायनिक उर्वरकों के कारण हमारी मिट्टी मरती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत साफ सोच है कि हिंदुस्तान की जो मिट्टी है ना, वो सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, वो हमारी भारत माता है। हम इसके गोद में पलते हैं, बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। ये हमारी भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, ये माँ के समान है। और ये जब तक बीमार है तब तक हम सुख चैन से नहीं रहेंगे। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री की पहली प्राथमिकता है सॉइल हेल्थ कार्ड, जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा। उस मैनेजमेंट के लिए भारत में जो गोमूत्र है, गोबर है, इससे भी कई जगह पर खेती की जाती है और उसका बड़ा अच्छा प्रयोग रहा है। इसके लिए राज्यों को बायोमैक्स इस सब के लिए अलग से सहायता जाती है और वो करता है। लेकिन आज देश में जो सबसे बड़ा सवाल है कि अटल जी के समय, आपने गाय की बात शुरू की, अटल जी के समय, अटल जी के पहले हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब बिलायती दूध का पाउडर मिलता था, उसको पी के बच्चों को हेल्थ को ठीक रखा जाता था। तो अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया में दूध के 1 नंबर के उत्पादक देश बने थे। और पिछले 7-8 वर्ष से ये बात बहुत साफ हो गई कि ये जो संकर नस्ल और विदेशी नस्ल की गाय है या अपना भैंस है, जो तापमान में वृद्धि हो रही है, 20 आते आते यदि 1% 1 पॉइंट की भी वृद्धि हो गई तो ये विदेशी नस्ल और संकर नस्ल की गाय और भैंस का अस्तित्व समाप्ति के कगार पर पहुंचेगा। आज ही प्रजनन क्षमता कम हो गई, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है। तो वैज्ञानिकों ने दूध से भी बीमारी हो रही है। नहीं, दूध अलग पहले तो रहेगी ही नहीं। तो दूसरा विषय है कि वैज्ञानिकों ने जो जांच किया कि हिंदुस्तान की जो देसी नस्ल की गाय है उसके पास प्रतिरोधात्मक ताकत ज्यादा है। तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील के लोग ले गए। ब्राजील में तो हमारी वही मैं बता रहा हूँ, मैं 7-7 लाख रुपए में मैं बता रहा हूँ 50 लीटर तक दूध देती है। तो ये चिंता अपने देश में भी 6-7 साल पहले होनी चाहिए कि जब क्लाइमेट चेंज होगा, वो स्थिति आएगी तो हम कैसे सामना करेंगे दूध संकट का। तो करना चाहिए था कि देसी नस्ल की जो गाय हैं इनके संवर्धन की योजना बनानी चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया। देश में हमारी सरकार आई, 180 ब्रीडिंग सेंटर्स थे और उसमें 99% विदेशी और संकर नस्ल के गायों के संवर्धन का काम होता था। वो चालू है, उसको हम बढ़ा रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। लेकिन सरकार बनते राष्ट्रीय गोकुल मिशन की हमने योजना लाई और जो देसी नस्ल के गाय हैं उनके संवर्धन की हमने योजना बनाई। हम राज्यों को धन्यवाद देंगे। हमने 2-2, 3-3 बैठकें की, उनको पैसा मुहैया कराया, प्रोजेक्ट बनाया है और अब बड़े पैमाने पर देश के अंदर देसी गायों के नस्ल सुधार के ब्रीडिंग सेंटर स्थापित हो गए। तीसरा जो सबसे बड़ा और प्रमुख बात हुई कि अन्य जो देश हैं देसी नस्ल के संवर्धन के लिए उसका नेशनल ब्रीडिंग सेंटर है और हिंदुस्तान में इसकी कल्पना नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपया अलग से दिया और 2 नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर भी हम, एक आंध्र में अभी शिलान्यास किए हैं और दूसरा मध्य प्रदेश में यह स्थापित करने जा रहे हैं। तो इस सरकार ने, सरकार बनते सबसे पहली चिंता इसकी की है, क्योंकि 2020 आते आते एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ा हो। तो गाय के अच्छे दिन आएंगे ऐसा मानने में हर्ज नहीं है। निश्चित रूप से देसी नस्ल का जितना नस्ल सुधार होगा हिंदुस्तान के अच्छे दिन आएंगे। वो तो है, क्योंकि गाय के अगर अच्छे दिन आएंगे तो ही हिंदुस्तान के अच्छे दिन आएंगे। एक और सवाल बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा पूछा गया है कि जो इंश्योरेंस है वो कोई व्यवसाय के लिए तो इंश्योरेंस हर चीज का मिलता है, बिल्डिंग का हर ईंट का मिलता है, फर्नीचर का हर टुकड़े का मिलता है, लेकिन किसान का इंश्योरेंस मिले इसके लिए उसको 33% नुकसान होना जरूरी है। देखिए, अटल जी के समय ही एक योजना शुरू हुई थी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। हमारे जाने के पहले जो सरकार थी उसने एक नई मोडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लाया। उसमें कई विसंगतियां थी और प्रारंभ भी किया, लेकिन मेरे मंत्री बनने के बाद जो राज्य आए कहे कि भाई इसमें बहुत विसंगति है, हम पुरानी योजना ही चलाएंगे। तो हमने राज्यों को अनुमति दी और 3 बार हमने बैठकें की, मुख्यमंत्रियों का सुझाव भी लिया है, सारे सुझाव आ गए हैं और हमने सदन में भी कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में हम एक नया कृषि बीमा योजना लाएंगे। ये हमने तो उसमें हम देश ये आश्वस्त रहे कि आने वाले दिनों में ये 33% वाला कैप है ये हटेगा। नहीं, 33% जो कैप है नहीं, वो दूसरा विषय है। हाँ। ये कृषि बीमा योजना जो है इसमें 100% नुकसान मिलता है। वो तो आपदा का विषय है।
कि ये जो राष्ट्रीय आपदा पहले भी आती थी, 50% पर नुकसान मिलता था, तो किसान की इतनी चिंता थी तो 33% उन्होंने क्यों नहीं किया? मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका विचार किया। 50% नुकसान से नीचे मिलता ही नहीं था। दूसरा कि जो प्रति हेक्टेयर मिलता था उसको 1.5 गुना किया। लेकिन फिर भी जो 33% है उसमें भी नैसर्गिक आपदा के लिए फिर कुछ कैप है, ये चीजें नहीं रही। नहीं, कोई कैप नहीं, अभी कोई कैप नहीं। आप राष्ट्रीय आपदा जो 12 घोषित है उसके अंतर्गत यदि कहीं इस प्रकार का नुकसान होता है तो 33% नुकसान की भरपाई की जाएगी, माने सहायता दी जाएगी। और पहले जो मुआवजा दिया जाता था उसके 1.5 गुना दिया जाएगा। और जो राष्ट्रीय आपदा में नहीं है उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया ऐतिहासिक है कि जैसे अतिवृष्टि है, चाहे अन्य भी कोई कारण है, तो राज्य सरकारों को गृह मंत्रालय ने पत्र दिया है कि आपके पास जो SDRF का हम पैसा भेजते हैं उसमें से 10% राशि लगा सकते हैं। और भी और सोर्स से जो पैसे जाते हैं, जैसे 14वें वित्त आयोग में ज़्यादा पैसा गया, तो इन पैसों का उपयोग करके आप उन आपदाओं में भी राष्ट्रीय आपदा के मानक के बराबरी आप उनकी मदद करिए। बिल्कुल। मैं अभी 2 फास्ट भी विषय पूछ लेता हूं जो आपके मंत्रालय में। एक तो है जो मछली पालन भी आपके अंदर आता है। बहुत से लोग सीमावर्ती क्षेत्र में, समुद्र किनारे, इस पर उनकी उपजीविका डिपेंड है। उन लोगों के लिए क्या विशेष योजना? देखिए, हमारी सरकार बनते कहा कि हम नीली क्रांति लाएंगे, और उसका परिणाम ये हुआ कि आप 14-15 की जो हमारी उपलब्धि देखेंगे तो पिछले वर्ष की तुलना में 6% ज़्यादा उत्पादन हुआ है। मछली के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, वानिकी के उत्पादन में, फसल के उत्पादन में जरूर प्रकृति के प्रकोप के कारण नुकसान हुआ है। और फिशरी के क्षेत्र में तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी समय 50 करोड़ रुपया दिया था कि नीली क्रांति, और इस बार 411 करोड़ रुपया दिया है। और उसके लिए और नई योजना हम बना रहे हैं। और इस क्षेत्र में लगातार सरकार बनने के बाद हम उपलब्धियों की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। मैं अंतिमतः आपसे 2 अपील चाहूँगा। एक तो जो किसान है उसके लिए, और दूसरी अपील जो आम भारतीय है जिसको लगता है कि किसान की समस्या केवल किसान तक सीमित है, उन समस्याओं को अपनी नहीं मानता है, उस भारतीय के लिए, इन दोनों के लिए आपकी क्या अपील रहेगी? देखिए, हम तो किसान भाइयों से ही विनती करेंगे कि एक तो जो किसान चैनल हमने चलाया है, आप 24 घंटा उसको देखिए। उससे आपको शिक्षा और बिजली रहेगी तो देखेंगे। नहीं, हम तो बिल्कुल बिजली के मामले में एक रिकॉर्ड देखिए तो उत्पादन बढ़ा रहे हैं, और निश्चित रूप से हम घर घर बिजली पहुंचा के छोड़ेंगे। अब ये बात अलग है कि राज्यों के माध्यम से करना है, अब कौन राज्य सरकार किस गति में लेती है। लेकिन किसान भाइयों से मेरा विनती है, अपील है कि हम बहुत सारी योजना चला रहे हैं, या कृषि में शिक्षा और विज्ञान, उसके बिना हम आगे उत्पादकता नहीं बढ़ा सकते हैं। तो किसान चैनल एक प्रकार का ओपन यूनिवर्सिटी है, इसके विद्यार्थी जरूर बने। क्या हमारे जैसे निजी चैनल अगर किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उस दिशा में सरकार कुछ सोचेगी? लेकिन अधिकतर टीवी वाले तो TRP के लिए वही चीज सब चलाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो किसान चैनल जो पॉपुलर हो रहा है होगा, तो निश्चित रूप से और टीवी चैनलों को भी इसकी ओर जाना पड़ेगा। और अन्य टेलीविजन से भी मेरा चैनलों से निवेदन होगा कि वो भी किसान की चिंता जरूर करें। बिल्कुल। हम आपसे इंटरव्यू करते समय यहाँ पर एक किसान है जो दुनिया पर एक तरीके से राज करते हुए दिखाई दिया है, लेकिन आज की दुर्भाग्य यह है कि ये चित्र उल्टा होना चाहिए था, ये उसके सर पे होना चाहिए था। देखिए, हमारी आज़ादी के बाद देश की जो नीतियाँ बननी चाहिए थी, तो नीति निर्माणकर्ता ने ही शीर्षासन करा दिया। नीति निर्माणकर्ताओं ने नहीं निर्माण हो पाई कि नीति बननी चाहिए किस दिशा में, और चले जा रहे थे किस दिशा में। तो हम अगली बार जब मिलेंगे तो ये चित्र बदला हुआ होगा, ऐसे अपेक्षा करेंगे। आपने ईमानदारी से, जैसा कि आपका स्वभाव है, अच्छे जवाब दिए, और हम आशा करते हैं कि अगले साल जब हम आपको दोबारा मिलेंगे तो हम करेंगे कि बजाय कर चुके हैं ये बात आपके मुंह से ज्यादा मिलेगा। आपने समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारत सरकार के कृषि मंत्री। बातचीत तो हमने यहाँ पर अभी रोकी है, लेकिन अगर आप सीधे सवाल पूछना चाहते हैं, इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और माननीय कृषि मंत्री के निजी सोशल मीडिया के हैंडल पर भी आपकी बातें पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।